नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एपिक नंबर को लेकर अपने ही आरोपों में फंसते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। दूसरे एपिक नंबर को लेकर आयोग ने शुरू की जांच। भाजपा ने किया जोरदार हमला, पूछा तेजस्वी के पास कैसे दो एपिक नंबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तीसरे दिन भी जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर, एक जवान भी हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक गाड़ी के नहर में गिरने से 11 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। घायलों के उचित इलाज के निर्देश। अमरनाथ यात्रा निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले की गई बंद। खराब मौसम और यात्रा मार्गों की बिगड़ती स्थिति के कारण अधिकारियों ने लिया फैसला। और ओवल क्रिकेट टेस्ट का चौथा दिन आज। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 324 रन, वहीं भारत जीत से 9 विकेट दूर। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एपिक नंबर और वोटर लिस्ट के नाम कटने के दावे पर करारा प्रहार किया। संबित पात्रा ने कहा कि एसआईआर के पश्चात जारी इलेक्टोरल रोल को लेकर तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव झूठे दावे कर रहे हैं। उनका नाम इलेक्टोरल रोल से नहीं काटा गया और इसकी पुष्टि चुनाव आयोग और पटना के जिलाधिकारी ने की है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916-120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे व आपत्तियों के लिए 1 महीने का निर्धारित समय जो है वो किया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव ने 2020 से नामांकन के समय अपने शपथ पत्र में एपिक नंबर RAB 04562228 का उपयोग किया था। ये नंबर 2015 से उनके नाम से जुड़ा हुआ है और 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर बताया वह RAB 2916-120 है, जिसके बाद अगर देखा जाए जांच के बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि यह नंबर रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मौजूद है और उनके पास वैध एपिक नंबर है। अगर दूसरे एपिक नंबर को लेकर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो तेजस्वी यादव के लिए ये कानूनी संकट खड़ा कर सकता है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे लेकर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावे को पूरी तरीके से खारिज किया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। आयोग ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थीं। लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी।
आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात के भावनगर से कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनकी शुरुआत की गई है। रेल मंत्री ने भावनगर और अयोध्या छावनी के बीच साप्ताहिक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। भावनगर अयोध्या कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 11 अगस्त से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 1:50 पर भावनगर टर्मिनल से रवाना होगी और ये ट्रेन अगले दिन शाम को 6:30 बजे अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन भावनगर, सुरेंद्रनगर, महिसाणा, आबू रोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, कानपुर और लखनऊ समेत अन्य स्टेशनों पर भी रुकेगी। अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के रीवा से पुणे के बीच और जबलपुर से रायपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों को भी वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाई। इन नई रेलगाड़ियों से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को लाभ मिलेगा। बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन्स आ रही हैं। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मैं सभी भावनगर के निवासियों को और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पे और बड़े शहरों में रहने वाले सभी साथियों का आज अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। वहां पर भी हमारे सभी यात्रियों को और सभी साथियों को, सभी नागरिकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नवनियुक्त आयुक्त एसपी सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। एसपी सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठक भी की। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर राज्य की योगी सरकार अब सख्त हो चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जाएगा। ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने संदेश दिया है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रही यात्री वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वाहन में कुल 15 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के भी निर्देश दिए।
सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा भी की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रात से ही जमकर बारिश हो रही है। दोनों ही राज्यों में कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। कुछ जगह वाहन फंस गए हैं। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों के दौरान दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आईएमडी ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून देश के विभिन्न इलाकों से गुजर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी स्तरों पर चक्रवाती प्रसार के रूप में जारी है और अलग अलग राज्यों में ऊपरी हवाओं का चक्रवात प्रसार बना हुआ है। और बारिश के चलते जहां गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में जलभराव की खबर है। सड़कों पर काफ़ी पानी जमा नजर आ रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों की दिक्कतें बढ़ चली हैं। घरों के आगे पानी जमा होने से वहां रहने वाले लोगों का निकलना भी मुश्किल है, तो वहीं दोपहिया वाहन को इस रास्ते से गुजरना भारी पड़ रहा है। जगह नालियाँ सब सीवर बंद हो गए हैं, इसके वजह से बाढ़ आ गई है। हम लोग को ड्यूटी करने का प्रॉब्लम हो रहा है। जाते हैं तो लग जाता है, तो पानी हो गया है। पूरे इलाची कॉलोनी से लेके पूरा समुदियाबाद तक भरा हुआ है। आना पानी भरा है, कम आने जाने को 2.5 फुट के ऊपर पानी भरा हुआ है। साथ ही प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा असर नदी किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के सामने परेशानी का अंबार खड़ा हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को वहां से बाहर निकाल रही हैं। इन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो पानी का स्तर घट जाने के बाद भी इन इलाकों में समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, बल्कि जल स्तर कम हो जाने के बाद बीमारियों का खतरा यहां हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से प्रयागराज के कई ऐसे इलाके जहां पर जल भराव की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो नदी किनारे के इलाके हैं वहां पे खासतौर से ज़्यादा जल भराव जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार लोगों को वहां से बाहर शिफ्ट कर रही हैं। किस तरीके से जो राहत कैंप लगाए गए हैं, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनसे सुरक्षित लोगों को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लोगों की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। समस्याएं ये हो गई हैं कि नाले का पानी पूरा कॉलोनी में भर जा रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है। इससे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को आने जाने की सुविधा, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने वाले घर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी तो भर गया, हम लोग को रूम छोड़ना पड़ा। ये मेरा दोस्त है, मैं इसके रूम पे आया हूँ, भी रह रहा हूँ 2 दिन से। बात ये नहीं है कि रूम अभी छोड़ दिए, बाढ़ आई है, इसके बाद भी बाढ़ चली जाएगी तो समस्या लगातार बनी रहती है। गंदा पानी आता है, वही पानी खाना बनाते हैं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, डेंगू फैलता है। मतलब ये डिस्टर्बेंस जब तक बाढ़ है तब तक ही नहीं है, इसके बाद भी समस्या बनी रहती है। नाले का पानी इसमें आ नहीं पाता है, उसके बाद गंदगी बनी रहती है वहीं पे। तो सीधे तौर पर लोगों का यही कहना कि लगातार जो ना सिर्फ अभी जिस तरह की स्थिति है बाढ़ की, उससे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, बल्कि जब ये पानी कम हो जाता है उसके बाद भी कई बीमारियां हैं जिनका खतरा बना रहता है। तो लगातार जो हालात हैं उसका जायज़ा आपको बताया किस तरीके की स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जो नदी किनारे बसे हुए घर हैं उनमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है। हालांकि लोगों को लगातार जो सुरक्षित स्थान है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी किस तरीके से नदी से सटे हुए जो इलाके थे वहाँ भी पानी, और उसके बाद और क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है।
की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फाफा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवेकुएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही बांदा में यमुना और केन नदी का एक बार फिर से उफान पर नजर आ रही हैं। दोनों नदियों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते इन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। बांदा कानपुर मार्ग को बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 2.5 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं केन नदी भी खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर नीचे है। वहीं लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में 47 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही कौशाम्बी जिले की भी अगर बात की जाए तो यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की वजह से कटैया, बेनपुर, डिहवा और मल्हीपुर गांव के लोगों के आवागमन के लिए अब सिर्फ नाव ही सहारा बची है। फसलें यहां डूब गई हैं। लोगों को घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। वहीं प्रशासन भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित गांवों का दौरा कर लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। टीम 11 में प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा के लिए नंद गोपाल गुप्ता, नंदी जालौन के लिए स्वतंत्र देव सिंह व संजय गंगवार, औरैया के लिए स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर के लिए रमकेश निषाद और इसके साथ साथ आगरा के लिए जयवीर सिंह, वाराणसी के लिए सुरेश खन्ना, कानपुर देहात के लिए संजय निषाद, बलिया के लिए दयाशंकर मिश्रा दयालु, इटावा के लिए धामवीर प्रजापति और फतेहपुर के लिए अजीत पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण किया और बाढ़ राहत केंद्र का दौरा किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज और इसके साथ साथ 4 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश हो रही है। आईएमडी ने देहरादून और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना के साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा बताया गया है। साथ ही कुछ जिलों में आकस्मिक बाढ़ का खतरा भी बताया गया है। इन क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऊना में 6 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं 24 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश हुई। घरों और दुकानों में पानी के साथ मलबा घुस गया है। ट्रैक पर जलभराव और मलबा गिरने से ट्रेनें दंगल से लौट गई हैं। वहीं हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप हैं। कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 और 5 अगस्त को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर,
कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार पार्वती घाटी में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से मलाणा वन जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाया गया कॉफर डैम आंशिक रूप से टूट गया। यहां पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में खतरा और अधिक बढ़ गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। वहीं सीमा सड़क संगठन की ओर से सड़क बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक बादल फटने की 28, फ्लैश फ्लड की 47 और भूस्खलन की 42 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को राज्य और केंद्र सरकार से पूरी मदद का आश्वासन दिया। अभी तक 3 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक ये लोग वितरित आपदा पीड़ितों को कर चुके हैं। जैसे जैसे अन्य आवश्यकता हो रही है वैसे प्रशासन इसको पूरा करने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने भी अपनी टीम भेजी है और वह टीम इसका आकलन कर रही है कि आखिरकार पिछली बार जब हुआ था तब भी बादल इतने नहीं फटे थे जितने अब की बार फटे हैं। नुकसान का आकलन करना है। मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, वह स्वयं इससे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल टीम जो गई है वह आकलन की जो रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर मैं हर संभव मदद हिमाचल प्रदेश को करने का काम करूंगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय डाक विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें पोस्टमैन और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लोगों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। इस आयोजन में 2024 साउथ एशियन बास्केटबॉल अंडर 16 चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये खिलाड़ी हाल ही में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अरमान, अंश तोमर, शेखर राठी और कृष्ण सुनरिया इन युवा खिलाड़ियों की उपस्थिति से न केवल युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित किया बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और अनुशासन का भी संदेश दिया। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सही कर रही है ताकि लोग फिट रह सके और ये लोग अपने साइकिल की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। ये बहुत अच्छा वे है इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा इवेंट है ये, हर संडे होता है। साइकिल चलाने के लिए लोग इंकरेज करते हैं। लोग हमेशा गाड़ी वगैरह से घूमते रहते हैं तो सही बात नहीं है। छोटी मोटी जगह के लिए हर जगह बाइक, कार उठा लेते हैं। अच्छी बात है कि लोग साइकिल वगैरह पे इतना ध्यान दे रहे हैं दोबारा से, तो हमें साइकिल छोटी मोटी जगह पर तो हमें साइकिल लेके जानी चाहिए। पोस्ट ऑफिस की तरफ से हमारे को इंडिया पोस्ट वालों ने निमंत्रण किया था और हम यहाँ आए, बड़ा एंजॉय करा और आने वाली जनरेशन को भी कहते हैं कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करें जिससे कि आपकी हेल्थ स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। और बुजुर्गों से भी यही कहते हैं कि कम से कम नहीं तो 15 मिनट, आध घंटा नहीं तो आप एक्सरसाइज करें जिससे फिट रहें। शनिवार से देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 3 चरणों में चलने वाला ये अभियान लगातार चौथे वर्ष भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पर पीएम मोदी ने तिरंगे को आकार देने वाले शिल्पकार को याद किया तो लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां देश भर में सरकारी भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा तो तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन होगा। अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए लगातार चौथे वर्ष सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। शनिवार 2 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त व तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत करने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। तिरंगा देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है जो हमारा गौरव है। हमेशा की तरह आइए
हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें और तिरंगा फहराएं। अपनी सेल्फी या तस्वीरें हरघरतिरंगा.com पर जरूर अपलोड करें। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी और सेल्फी जोन तैयार किए जाएंगे। ये अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि में प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त के बीच वृहद आयोजन होंगे। इस दौरान तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जन भागीदारी के साथ होगा। अभियान के तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात ओवल टेस्ट की, भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। जैक कॉर्डी और बेन टकेट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दी और 13.4 ओवर में ही 50 रन जोड़ दिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले जैक कॉर्डी को आउट कर मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इंग्लैंड को अब भी जीत के लिए 324 रन बनाने हैं और उसके हाथ में 9 विकेट हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 118 रन बनाए। वहीं नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंक ने 5 विकेट लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।